अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.2 मैथमेटिकल मेथड्स को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, और उसमें हमने मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस किया था जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम y ऑफ c मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और y ऑफ p को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y ऑफ c को फाइंड आउट करने का तरीकाकार हमने 10.1 में भी सीखा है और y ऑफ p को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 10.2 में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ बातें डिस्कस की थी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। आपने डिस्कस किया था कि आपने y फाइंड आउट करना होता है और y के लिए आप यूज़ करते हैं y ऑफ c प्लस y ऑफ p, जिसमें y ऑफ c आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है और y ऑफ p आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 5 केसेस बताए थे जो हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज नंबर 10.1 में, और आई होप कि अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप y ऑफ c तो इजीली फाइंड आउट कर पाएँ, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको जस्ट यही कहा जाता है कि आप y ऑफ c फाइंड आउट कर लें। जब BS में ख़ास तौर पे, BSc में तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन BS में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको फिर y ऑफ c सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। और देन हम फाइंड आउट करते हैं y ऑफ p। तो y ऑफ p फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 केसेस को डिस्कस किया था। एक केस ये था कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाए एफ ऑफ डी, जो कि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में ही होता है, तो हम क्या करते हैं, इस एफ ऑफ डी में जहाँ पे आपके पास डी होता है उसे रिप्लेस कर देते हैं ए के साथ। ई की जो भी वैल्यू होती है हम क्या करते हैं उसे डी की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है जी, रिप्लेस डी बाय ए। फिर हम चेक करते हैं कि वो फेलियर केस है या नहीं है, कि इफ़ फेलियर केस, कि अगर आपके पास क्या आ जाए, फेलियर केस आ जाए, तो आप क्या करते हैं, टेक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, अदरवाइज सॉल्व इट। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसे ईजिली सॉल्व आउट कर लेते हैं। बट इन केस के अगर हमारे पास फेलियर केस नहीं आता तो फिर हम उसे जस्ट एज इट इज़ सॉल्व आउट करते जाते हैं, जो तरीकाकार है हमारे पास उसी तरीकाकार से, अदरवाइज आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। और एक और केस आपने पढ़ा था, और वो केस आपके पास क्या था कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो इस केस में आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो इस केस में आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं डी स्केयर बाय माइनस ए स्केयर। मतलब यहाँ आपके पास अगर 2 होगा तो -2 स्केयर, यहाँ आपके पास 3 होगा तो -3 स्केयर, यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो -1 स्केयर। तो अगर क्या हो जाए जी, इफ़ फेलियर केस देन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव, फेलियर केस टेक डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ डी। और अगर फेलियर केस नहीं होता है तो देन आप उसे इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये 2 ही टेक्निक्स थी जो आपने प्रीवियसली पढ़ा था। और जब भी फेलियर केस होता है आपको मालूम है हम न्यूमरेटर में क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं इन केस ऑफ फेलियर। तो ये थी चंद बातें जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो एक नया केस है, उसे अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब आपके पास अलजबरा आ जाएगा, जब आपके पास अलजब्राइक एक्सप्रेशंस बन जाएंगी, इस केस में आप क्या करने वाले हैं, आज हम इस लेक्चर में वो सीखेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम अपने इस एक्सरसाइज नंबर 10.2 को वाइंड अप कर लें, ताकि हम कल फिर 10.3 शुरू कर सकें नेक्स्ट, एंड 10.4 करके फिर हम मैथमेटिकल मेथड्स में जो आपका जितने भी आउटलाइंस हैं वो सारी आउटलाइंस कवर हो जाएंगी। देन हम एक और बुक यूज़ करेंगे और उस बुक से हम अपने बकिया टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ये तो सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले आपको y ऑफ c चाहिए। y ऑफ c के लिए हमें मालूम है ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, f ऑफ डी y इक्वल टू f ऑफ c। तो y ऑफ c फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं,
एफ ऑफ डी को किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एफ ऑफ डी आपके पास है, सॉरी फॉर वाई ऑफ सी, ऊपर टॉपिक दे ले, फॉर वाई ऑफ सी हम पुट कर लेते हैं एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज एफ ऑफ डी हेयर, विच इज़ d4 माइनस 2d क्यूब प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इस सब में आपको d कॉमन है, तो कॉमन आपने ले लिया तो आपके पास आ जाएगा d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। और यू नो डैट कि यहाँ आपके पास इसके दो बाय द ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ये आपके पास आ गया d इक्वल टू 0 एंड d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये d इक्वल टू 0, ये तो मसला हल हो चुका हुआ है। बट यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिंथेटिक डिवीजन हमने इससे प्रीवियसली एक्सरसाइज नंबर 10.1 में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो यहाँ मैं इसे डायरेक्टली करने वाला हूँ। d क्यूब के साथ आपके पास कोफिशिएंट 1 है तो आपने 1 लिखा, d स्क्वायर के साथ -2 है तो आपने -2 लिखा, और d आपके पास यहाँ पे है ही नहीं तो उसकी जगह पे d की जगह पे आपने 0 पुट किया और कांस्टेंट की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब इनिशियल रूट मैंने आपको फाइंड आउट करने का तरीका सिखाया था कि आपने क्या करना है, जो आपके पास एक्सप्रेशन है, जो भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशन में आपने 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आपने पुट करना है। जिस रूट के ऊपर आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाएगी वही आपका इनिशियल रूट होगा। तो मैंने ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो यहाँ आपके पास ये 1 पे आएगा कि अगर आप 1 पुट करें तो लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। हाउ, देखें यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 आपके पास 0, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर आ चुकी हैं। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन करने लगे। सिंथेटिक डिवीजन में देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया, और फिर आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1। सो यहाँ आपके पास आ गया -1। सो -1 को आपने यहाँ पे आपके पास -1, यहाँ पे आपके पास -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो -1 आपके पास आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर जब आपके पास 0 आ गया तो दिस वन इज योर डिड्यूस्ड इक्वेशन। सो डिड्यूस्ड इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जी, सो डिड्यूस्ड इक्वेशन इज, हाँ जी, डिड्यूस्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी d स्क्वायर माइनस टी एंड -1 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ जस्ट यू हैव टू फैक्टराइज इट, तो जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बाई यूजिंग द फैक्टराइजेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ आपको मालूम है कि a जो है वो 1 के इक्वल है, b जो है वो -1 के इक्वल है, और c जो है वो भी किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ गया 1 माइनस 4ac, फॉर ए सी में नेगेटिव है तो यहाँ आपके पास प्लस होने वाला है, और डिवाइडेड बाय 2, और a आपके पास अगेन 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक आपको मालूम है इसलिए मैं जस्ट इसका डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ आपके पास जो रूट्स बन जाएंगे वो आ जाएंगे 0, 1, 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ गया जी। अब यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन लिखना है विच इज़ y ऑफ c। तो y ऑफ c के लिए आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा y ऑफ c विच इज़ इक्वल टू c1 e रेज टू पावर एल्फ 0x, c1 e रेज टू पावर 0x। ये किसके लिए था, सिर्फ 0 के लिए था। अब आगे 1 के लिए देखें, 1 के लिए आपके पास आ जाएगा c2 e रेज टू पावर 1x, e रेज टू पावर 1x, तो सिंपली आपके पास x आ गया, प्लस c3 e रेज टू पावर 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस c4 e रेज टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x जी। तो ये आपके पास आ गया जी y ऑफ c। अब इसी तरह से हम y ऑफ p फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
वाई ऑफ सी में आई होप कि आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको केसेस ऑलरेडी 10.1 एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। तो केसेस अगर मैं आपको बता चुका तो इट्स मीन यहाँ पे मुझे दोबारा खपने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेनी होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको आज मेन बात बतानी है वो है वाई ऑफ पी के रिलेटेड। तो वाई ऑफ पी के रिलेटेड जो हम सीखेंगे आज, जो कि प्रीवियस लेक्चर से डिफरेंट बात थी, अब इसे आपने गौर से समझना है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से देख पाएँ और समझ पाएँ कि हम इस तरह के केस में हम किस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, हायर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे। तो वाई ऑफ पी के लिए हमें मालूम है कि हमारे पास जो जनरल होता है इक्वेशन वो क्या होता है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और क्योंकि यहाँ हमें y की वैल्यू चाहिए, सो y आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ d। सो व्हाट इज़ द f ऑफ x हेयर इन क्वेश्चन, तो f ऑफ x इज़ x4 प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय d4 माइनस 2d क्यूब प्लस d, दिस वन इज़ द एक्सप्रेशन फॉर x। नाउ वी हैव द सिचुएशन हेयर कि यहाँ आपके पास क्या है, D4 है, ठीक है। अब D4 के लिए तो मैंने आपको अभी तक कोई भी मेथड नहीं बताया, ऊपर तो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक लिखा हुआ है। तो देखें जी, इस केस में हम क्या करने वाले हैं, x4 प्लस 3x प्लस 1 और D4 है, तो यहाँ आप D कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम है कि ये जो 1/d है इसे आपको करना पड़ेगा सेपरेट। आपने इसे 1/d को कर दिया यहाँ पे सेपरेट, और आपके पास अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा, अब ज़रा उसे गौर से समझिएगा, क्योंकि उसे समझना बड़ा ही ज़रूरी है उस एक्सप्रेशन को, कि यहाँ आपके पास अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसे ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है ना। d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1, इसे जब आप इन्वर्स बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 प्लस डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर, और इसका क्या आपके पास बन गया, इन्वर्स बन गया। और इसका जब आपके पास इन्वर्स बन गया, चलें अगले वो स्टेप में करते हैं इसको। मतलब ये सिंपली मैं ऊपर ले गया, और ये तो ऑलरेडी आपके पास ऊपर था, इसे मैं कर्ल ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, विच इज़ x4 प्लस 3x प्लस 1। चलें जी, ये जी इसका मेन स्टेप था जो समझने वाला था। अब हम आगे मूव करने वाले हैं। अब आगे काम इतना मुश्किल नहीं है, आगे वाला काम थोड़ा आसान है। तो अब देखें जी, इस एक्सप्रेशन को मैं मज़ीद बायनॉमियल में कन्वर्ट करने लगा हूँ, और बायनॉमियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि a प्लस बी होल पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a, दिस वन इज़ योर a एंड दिस वन इज़ योर b। तो ये आ गया जी d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर, और इसका होल पावर आपके पास क्या आ गया, माइनस 1। मतलब ये अब आपके पास बन गया a प्लस बी होल रेज टू पावर माइनस 1, विच इज़ योर बायनॉमियल एक्सप्रेशन। जी, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम किससे सॉल्व आउट करते हैं, हम सॉल्व आउट करते हैं बायनॉमियल के ज़रिए, बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए। अब बायनॉमियल थ्योरम आपके पास क्या होता है, आपने सीखा हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो है जी हमारे पास 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर, अगर आपके पास n हो तो ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ में आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 सो वन। अब आपने क्या करना है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, मतलब 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, इस पे आपने ये बायनॉमियल थ्योरम जो है इसे अप्लाई करना है। ये 1/d अलग है, ये भी अभी तक अलग है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करें जो कि हमारे पास अनसॉल्व है, क्योंकि हमें 1/d के रिलेटेड हमें मालूम है कि दिस इज़ योर इंटीग्रेशन, और दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एक्सप्रेशन। तो जस्ट आपके पास अनसॉल्व क्या चीज़ है, आपके पास अनसॉल्व सिर्फ ये है, तो हमने जस्ट इसे सॉल्व आउट करना है पहले। तो देखें जी, बड़े ही ध्यान से यहाँ पे आपने कुछ स्टेप्स करने हैं, क्योंकि आसान है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे जल्दी की तो फिर ये आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं। ये आ गया आपके पास 1/d, और यहाँ अब आप क्या करने लगे हैं, अब यहाँ आप यूज़ करेंगे बायनॉमियल थ्योरम को, दिस थ्योरम।
तो 1 रेज टू पावर, तो फर्स्ट वन तो आपके पास 1 ही आने वाला है, प्लस n आपके पास क्या है -1, और x आपके पास क्या है दिस वन, d क्यूब -2d², और प्लस n इंटू n -1 का मतलब क्या हुआ -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ d क्यूब -2d², और उसका आपके पास क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस अप टू सो ऑन। और आगे आपके पास एक्सप्रेशन था, चलें थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। जी आगे आपके पास एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो क्या है, x4 + 3x + 1 का। जी तो स्टूडेंट्स अब मज़ीद आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट अब आगे कैलकुलेशन है, थ्योरम आपने लगा लिया है, आगे जस्ट हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। तो कैलकुलेशन में देखें स्टूडेंट्स, वेरी इजी, ये -1 है, इसे अंदर जब आप ऑपरेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - d³ + 2d², और जब यहाँ आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास -1 -2 आ गया, -2 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ आपके पास बचेगा +d³ -2d², और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और दिस वन एक्सप्रेशन इज दिस, और ये एक्सप्रेशन आपके पास एज इट इज आ जाएगा, विच इज x4 + 3x + 1। जी तो स्टूडेंट्स अब मज़ीद आपके पास क्या हो जाएगा जी, अब आपके पास सिर्फ मसले का एक ही परेशानी का बाइस बन रह गया, वो है दिस वन। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट स्क्वायर को ओपन करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/d n1 - d³ + 2d² प्लस, यहाँ पे आप जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या बनने वाला है, ये आपके पास बनने वाला है d6, मतलब a² + b² का मतलब क्या हुआ 4d4 - 2ab, 2ab का मतलब क्या हुआ a आपके पास d6, चलें इसको ज़रा मैं इधर करके फिर करता हूँ, 2a और b, तो इसे जब करेंगे 2 × 2 आपके पास आ गया 4d5, तो ये 4d5 आपके पास बन गया। -4d5, तो ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस वन इज एक्सप्रेशन लाइक दिस 3x + 1। जी तो अब आपके पास जी है ये 1 - d³ + 2d² और प्लस 4d4 और -4d5 एंड d6, विच इज़ वेरी करेक्ट। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जी 1/d, ये हम आखिर में जाके 1/d को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दिस वन इज़ योर इंटीग्रेशन। अब जस्ट क्या करना है, आपने इस एक्सप्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना जी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें जी, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है जी। आपने सबसे पहले 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया x4 + 3x + 1। ये तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। आगे है जी -d³, ठीक है जी, -d³ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया आपके पास x4 + 3x + 1। फिर आगे आपके पास है +2d² और x4 + 3x + 1। फिर आगे आपके पास है d6 × x4 + 3x + 1। फिर आपके पास है +4d4 × x4 + 3x और +1। और फिर आपके पास आ गया जी -4d5 × x4 + 3x और +1 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको सबको समझ आ गई होगी, और इससे नेक्स्ट हम लास्ट में से अगेन डिस्कस भी करेंगे
अगर आपको कोई स्टेप मिस हो गया तो हम दोबारा से उसे देख लेंगे जी। तो स्टूडेंट्स मजीद आपके पास ये आ गया जी, y इज इक्वल टू 1/d x4 प्लस 3x प्लस 1 माइनस, अब देखें जी इस d क्यूब का मतलब क्या हुआ कि आपने x4 का 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, d क्यूब का मतलब देखें ना, d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है ना। तो आप जब इस x4 का 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखें जी x4 का आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास आ गया 4x क्यूब, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ गया 12x स्क्वायर, थर्ड टाइम आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास आ जाएगा 24x आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ जस्ट आपने क्या लिख दिया 24x लिख दिया, और प्लस जब आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे 3x, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी आपके पास ज़ीरो होने वाला है। उसी तरह से आपके पास आ गया जी प्लस 2d स्क्वायर है। जब आपने x4 का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया, देखिए फर्स्ट टाइम आपने डेरिवेटिव लिया तो 4x क्यूब आ गया, सेकेंड टाइम आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस 3x का आप 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, 3x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो 3 आ गया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आपने लिया तो आपके पास क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो यहाँ आपने 0 लिख दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने 2 बार लिया तो वो अगेन आपके पास 0 ही आने वाला है। इसी तरह से अब हम D6 पे आ जाएंगे। D6 पे देखें जी, आपने x4 का फर्स्ट टाइम लिया 4x क्यूब हो गया, सेकेंड टाइम लिया तो 12x स्क्वायर हो गया, थर्ड टाइम आपने लिया तो 24x हो गया, फोर्थ टाइम आपने लिया तो 24 हो गया, फिफ्थ टाइम आपने लिया तो 0, सिक्स टाइम आपने लिया तो 0। तो यहाँ जी आपके पास ये क्या बन गया है 0 बन गया है। 1 मिनट एक चीज़ में, जी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि हमने यहाँ तक क्या किया। जस्ट डी का सहारा ले रहे हैं हम, और इसमें हमने कोई भी रैपिड साइंस का इस्तेमाल नहीं किया। ये इसका मतलब ये सारा का सारा आपके पास 0 ही होने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि D6 है तो 6 टाइम जब आप पहुँचेंगे तब तक काफ़ी आगे तक बात पहुँच चुकी होगी। और 4D4 में जस्ट आपके पास यहाँ पे आपके पास x4 का जब आप 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 24 बचने वाला है। और इसी तरह से अगेन यहाँ पे आपके पास है जी -4D4, तो यहाँ पे भी आपके पास जस्ट ये क्या बचने वाला है 24। तो ये तो आपस में दोनों के एक्सप्रेशन जो है कैंसिल भी हो सकते हैं, +4D4 और -4D4। देखिए ऊपर ही हम 4D4 ही ले रहे हैं ना, 4D5 है, सॉरी ये गलत मैंने कर दिया, 4D5 था। 4D5 है तो 24 है तो फिर ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स एक बार आपने देख लेने, मैं थोड़ा जल्दी में इसे शायद मैं भी गलत भी करता हूँ। तो एट द लास्ट ही आपके पास जब आप इसे मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x4 + 3x + 1 और -24x और +24x स्क्वायर, और ये क्योंकि सारा 0 है, दिस वन इज आल्सो 0 एंड +24 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 96 और नेक्स्ट वन इज़ 0, तो उस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी अब आपको यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने 1/d हमें बाहर नज़र आ रहा है तो जस्ट हमने क्या करना है, इनके इंटीग्रेशंस कर लेने हैं। तो इंटीग्रेशंस जब आप x4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x5 / 5 और ये आ जाएगा x² / 2
1 का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा x माइनस 24x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 96x आपके पास आ गया। वेरी सिंपल। तो जी अब आपने जस्ट इसमें प्लस माइनस का डिवाइड कर लेने, तो प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस x, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 12x² प्लस 8x³ प्लस 96x। तो इसमें आप क्या करें जी, x² इनको आपस में मैनिपुलेट कर लें, और एट द लास्ट आपके पास जो y ऑफ p आने वाला है ना सारे काम करके, वो आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके x5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8x³ माइनस 21x² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 97x। तो अब आपने क्या करना है जी, कंप्लीट सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, y ऑफ y इज इक्वल टू y ऑफ p प्लस y ऑफ c। तो जस्ट आपने अब क्या करना है, यहाँ पे y ऑफ c पुट कर लेना है और y ऑफ p पुट कर लेना है। y ऑफ c आपके पास था c1 प्लस c2 e रेज टू पावर x प्लस c3 e रेज टू पावर 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस c4 e रेज टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 x और प्लस c5 और प्लस आगे ये सारा जितना भी y ऑफ p है आपके पास, ये सारा y ऑफ p x5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8x³ प्लस 21x² डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 97x। तो दिस वन इज़ द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन, जी स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो वही मेथडोलॉजी है, वही केसेस हैं सारे। अब इसमें मोस्टली ये 4 केसेस ही थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब इन्हीं के रिलेटेड आगे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन होंगे, मुख्तलिफ तरह से वो यही केसेस को बार बार रिपीट करेंगे। तो आगे कोई भी केस ऐसा नहीं है जो डिफरेंट होगा। तो अब जस्ट आपको मेथडोलॉजी सिखा चुका हूँ, तो अब जस्ट आपने इस मेथडोलॉजी पे फोकस करना है और इसको फिर आपने जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आपका बीएस का टर्मिनल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे क्वेश्चंस ये नहीं होते जो मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ। फॉर्चुनेट है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएँ, अदरवाइज़ क्वेश्चन जो हैं वो इसके रिलेटेड ही होते हैं। आपको मेथडोलॉजी आनी चाहिए। तो अगेन सबसे पहले हम y ऑफ c फाइंड आउट करेंगे। तो y ऑफ c के लिए आपको मालूम है दिस वन इज़ f ऑफ dy विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x। सो आप क्या करते हैं, पुट f ऑफ d विच इज़ इक्वल टू 0। तो f ऑफ d आपके पास क्या है, d³ माइनस d² प्लस d माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है जी, क्यूबिक इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है तो आपको जस्ट सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन क्या है आपके पास आ गया 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 और अगेन माइनस 1। तो इनिशियल रूट यहाँ पे आपके पास 1 होने वाला है। हमें मालूम है कि यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आपके पास हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। तो इनिशियल रूट तो 1 आ गया आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस वन इज़ योर 1 और यहाँ आपके पास आ गया 0, यहाँ आपके पास आ गया 1 और 0 प्लस सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आपके पास 0 आने वाला है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आपके पास आ गया 1। सो अगेन यहाँ आपके पास 0 आने वाला है। सो रिड्यूस्ड इक्वेशन आपके पास यहाँ से क्या बन गई, रिड्यूस्ड इक्वेशन आपके पास है d² प्लस 1, क्योंकि 0d तो आपके पास वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, d² प्लस 1 आपके पास आ गया। सो d इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 1 विच इम्प्लाइज d इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। अब 0 अब 1 और प्लस माइनस आयोटा इन दोनों के लिए मैंने आपको 10.1 एक्सरसाइज में बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया था कि इस तरह के केस में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ d आपके पास एक तो 1 बना और एक आपके पास क्या है 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, ये रूट्स आपके पास बने हुए। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि इस केस में y ऑफ c आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 के केस में तो सिंपली आपके पास आ गया ना c1 e रेज टू पावर x m1x, और 0 प्लस क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स केस है, कम्प्लेक्स केस में आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर अल्फ़ा x और आपके पास आ गया जी c2 सॉरी 0 है ना, तो 0 आपके पास आ गया 0x c2 cos ऑफ x प्लस c3 साइन ऑफ x। ई रेज टू पावर 0x तो वो
1 होने वाला है, तो ये फिर ई आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन हम क्योंकि हमने प्रॉब्लम पूरा करना है तो यहाँ हम 0 एक्सिस के साथ वैसे लिख देते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये वाई ऑफ सी फाइंड आउट करने का तरीका आ गया होगा। इसी तरह से अब हम वाई ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे। और वाई ऑफ पी के लिए थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन में आपके पास सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जस्ट आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है डी स्केयर को बाय माइनस ए स्केयर। तो वाई ऑफ पी देखते हैं अब, फॉर वाई ऑफ पी। तो वाई ऑफ पी के लिए आपके पास जर्नल है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो वाई फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, सो विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी 4 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस डी स्केयर प्लस 1 माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है जी, वाई ऑफ पी के लिए तो हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, लेकिन रिप्लेस करने के लिए यहाँ डी स्केयर होना चाहिए। तो आपने किया 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपने डी कॉमन ले लिया, तो जब आपने डी कॉमन लिया तो आ जाएगा डी स्केयर और माइनस डी स्केयर प्लस डी एंड माइनस 1। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, रिप्लेस कर देना है डी स्केयर, इसकी अभी आंख खुली है, रिप्लेस डी स्केयर बाय माइनस ए स्केयर। तो अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ए आपके पास क्या है 1 है, तो सिंपली आप क्या करेंगे y इज़ इक्वल टू 4 साइन ऑफ एक्स और d इंटू माइनस 1 स्केयर। जी होल स्केयर नहीं है तो इसलिए मैं इसे होल में नहीं लिख सकता, d इंटू माइनस 1 स्केयर और माइनस अगेन इसकी जगह पे भी माइनस 1 स्केयर और प्लस डी एंड माइनस 1। ये मैंने आपको बताया था ना जी कि ये होल स्केयर नहीं है, ये 1 का स्केयर है, 1 स्केयर मतलब ए स्केयर, होल स्केयर नहीं, होल की वजह से ये माइनस प्लस में चला जाएगा, बट ये सिंपली आपके पास 1 स्केयर है। 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ गया जी माइनस डी और माइनस 1 प्लस 1 और सॉरी प्लस 1 हो गया ना और माइनस 1। तो ये आपको नज़र आ गया कि जी ये तो मामला आपके पास फेलियर केस की तरफ चला गया, क्योंकि नीचे तो आपके पास 0 आ गया, तो विच इज़ फेलियर केस। तो फेलियर केस के में आप क्या करते हैं जी, फिर आप बड़ी आसान तरीका है, आप लगाते हैं ऊपर x और डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। तो अगेन हम एफ ऑफ वाई के ऊपर आ जाएंगे, y आपके पास है जी y इज़ इक्वल टू 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस डी स्केयर प्लस डी माइनस 1। तो हम फेलियर केस में क्या कर सकते हैं, फेलियर केस में आप क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे x और डिनोमिनेटर का ले लेंगे डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा 3d स्केयर माइनस 2d और प्लस 1 और कांस्टेंट का आपके पास 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, सो विच इज़ इक्वल टू, अब आप रिप्लेस करेंगे डी स्केयर को बाय माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 स्केयर और माइनस 2d और प्लस 1, तो विच इज़ इक्वल टू 4x साइन ऑफ x और ये आपके पास आ गया जी माइनस 3 प्लस 1 एंड माइनस 2d, सो विच इज़ इक्वल टू 4x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 2d विच इज़ इक्वल टू 4x साइन ऑफ x, और यहाँ से आपने माइनस 2 कॉमन ले लिया, जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डी और 1 प्लस डी के लिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा जी माइनस 2x दिस वन एंड 1 प्लस आपके पास आ गया डी। जी तो स्टूडेंट्स, अब इस 1 प्लस डी को आपने डी स्केयर बनाना है, जिस तरह से हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस 1 प्लस डी को आपने जी बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1 माइनस डी के साथ।
यहाँ पे भी आपने 1 माइनस टी के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो जी ये आपके पास यहाँ से ऊपर तो बन गया -2x, देखिए ना, -2x को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, -2x साइन एक्स को, तो ये आपके पास आ गया जी -2x साइन ऑफ एक्स और -d इंटू -2x और साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ये आपके पास आ गया जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी अब मज़ीद आपके पास क्या हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मज़ीद हो गया जी, ये आ गया -2x साइन ऑफ एक्स और माइनस, जी अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी ये मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, मुझे पहले रिप्लेस करना है क्योंकि डी स्क्वायर को बनाने का मकसद ही यही है ना, हम उसको रिप्लेस कर सकें, तो यहाँ थोड़ी मैंने जल्दी कर लिया। ये आ जाएगा जी -2x साइन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस डी और नीचे आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जब आपने क्या किया जी, रिप्लेस कर दिया, जब आपने रिप्लेस कर दिया डी स्क्वायर को, ऑब्वियसली यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है तो माइनस a स्क्वायर आपके पास -1 स्क्वायर ही होने वाला है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1 स्क्वायर। तो मज़ीद ये आपके पास आ जाएगा जी 1। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x इंटू 1 माइनस डी साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो 1 + 1 आपके पास आ गया जी। तो मज़ीद आपके पास आ गया, जस्ट आगे यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, तो जब आपने -2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपली आपके पास आ गया जी -2x और -2x और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। तो मज़ीद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2x और +2x कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, सॉरी इधर आपके पास साइन ऑफ एक्स भी आता है क्योंकि 1 भी है ना, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स भी है, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। जी तो मज़ीद ही आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -2x साइन ऑफ एक्स और इसमें से यहाँ से अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास अंदर बचेगा -x साइन ऑफ एक्स प्लस x कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -x साइन ऑफ एक्स प्लस x कॉज ऑफ एक्स, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड y ऑफ p। सो यहाँ से आपके पास y बन जाएगा, y आपके पास यहाँ से आ जाएगा जी y इज इक्वल टू y ऑफ c प्लस y ऑफ p। सो y इज इक्वल टू y ऑफ c आपके पास है c1 e⁻x प्लस c2 कॉज ऑफ x प्लस c3 साइन ऑफ x प्लस x कॉज ऑफ x माइनस x साइन ऑफ x। तो दिस वन इज योर y। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। यही 2 केसेस आपको, इसमें नया केस तो वही था जो आपने बायनोमियल वाला यूज़ किया, तो इन्हीं केसेस का इस्तेमाल करते हुए आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करना है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।